वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा पार्लिमानी हल्के के बीजेपी अरकान से बातचीत कर रहे हैं। आइए सीधा वहीं लिए चलते हैं आपको। परिप्रेक्ष्य में देखना, उसी के संदर्भ में समाधान निकालना, यह भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। इसके लिए हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है। आचार और विचार दोनों में संतुलन बनाते हुए उसका विकास हो, इसकी दरकार की जाती है। और यही बात भाजपा को अन्य दलों से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे नया हो या पुराना, उसे लेकर लोगों में एक अच्छा इंप्रेशन होता है, लोगों से उसका एक कनेक्ट होता है, लोगों को उस पर भरोसा होता है कि यह सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति है, देश और समाज की चिंता करने वाला व्यक्ति है। पदभार और कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात है, और मैं मानता हूं इसको हमने गांठ बात करके रखनी चाहिए। पदभार हमारे लिए एक व्यवस्था मात्र है, व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन कार्यभार ये कार्यकर्ता के लिए, हमारे लिए आजीवन जिम्मेदारी होती है। पद कभी भी हमारे कार्य की प्रेरणा नहीं रहा, लेकिन देश की प्रतिष्ठा ही हमारी प्रेरणा है, और यही कार्यकर्ता की निष्ठा है, यही हमारी निष्ठा है। आमतौर पर पुरानी सरकारों के कारण राजनैतिक कार्यकर्ताओं की पहचान दलालों के रूप में सामान्य मानवी के मन में एक प्रकार से घुस गई है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की पहचान मां भारती के लाल के रूप में ही होती है, दलाल नहीं। और आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का बड़ा बयान सामने आया है। स्वरूपानंद ने राम मंदिर की तामीर की कमान खुद संभालने का ऐलान किया है। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि वो आइंदा माह से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर शुरू करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में हजारों भक्तों के साथ अयोध्या कूच करेंगे। स्वरूपानंद ने कहा कि राम मंदिर की तामीर का मंसूबा मनसूख नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़े। स्वरूपानंद ने हुकूमत और अदालत के रवैये पर नाराजगी का भी इजहार किया। कोई भी पार्टी यदि ये कहती है कि हम मंदिर बनाएंगे तो ये धोखा है और जनता के साथ ठगी है। तो इसलिए कांग्रेस एजेंडा में डाले तो भी गलत है, और भाजपा ने डाला है वो भी गलत है। ये तो निश्चित है, हम तो जाएंगे शिलान्यास करने के लिए। किसका राम मंदिर शिलान्यास करेंगे? और राम मंदिर का ही करेंगे। राम मंदिर की तामीर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक मर्तबा आवाज उठाई है। विश्व हिंदू परिषद के एग्जीक्यूटिव सदर आलोक कुमार ने राम मंदिर तामीर के लिए कानून बनाने की बात कही है। आलोक कुमार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत से उम्मीद थी कि वो राम मंदिर की तामीर के लिए कानून बनाएगी, मगर मौजूदा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वहीं अब तामीर को लेकर साधु संत 1 फरवरी को धर्म संसद में फैसला लेंगे। एक सवाल के जवाब में आलोक कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस अपने मंशूर में राम मंदिर की तामीर को शामिल करती है तो विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस का साथ देने पर गौर कर सकती है। 5 अक्टूबर को जो उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी, उसमें संतों ने मांग की थी कि संसद में कानून लाए। देश भर में धर्म सभाएं भी हुई थी। सारी परिस्थिति का आकलन करके अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मजबूरियां क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में कानून आने की संभावना नहीं है। हम देश की सारी परिस्थितियों का निवेदन संतों के सामने करेंगे, आगे क्या करना है ये भी उनसे पूछेंगे, और संत जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसा हम
इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मायावती के खिलाफ साधना सिंह के जरिए दिए गए मुतनाज़ा बयान के बाद कौमी कमीशन बराए खवातीन ने अज खुद नोटिस लिया है। बीजेपी रुकन असेंबली साधना सिंह को कमीशन नोटिस जारी करेगा और काबिल एतराज बयान पर जवाब तलब किया जाएगा। वाज़ेह है कि बीजेपी रुकन असेंबली साधना सिंह ने मायावती को मुखन्नस बताया था और कहा था कि मायावती न मर्द है न औरत। साधना सिंह के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी बीएसपी इत्तेहाद से बीजेपी बौखलाहट की शिकार है और बीजेपी लीडरान का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। न महिला में लगती हैं न जेंट्स में लगती हैं। इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। जिस महिला का इतना बड़ा चीर हरण हुआ, एक चीर हरण हुआ द्रौपदी का, तो उसने कौरव पांडव से प्रतिज्ञा लिया कि जब तक दुशासन हमारा जैसे बाल खींच कर लाया है, जब तक उसके कंधे का लौ हमें नहीं मिलेगा, हम ये अपमान, एक बाल को बांधेंगे नहीं, धुलेंगे नहीं। आज वो महिला एक स्वाभिमानी महिला थी, आज की महिला सब कुछ लूट गया, उसके बाद भी कुर्सी छड़ पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया। मायावती के खिलाफ बीजेपी खातून लीडर साधना सिंह के बयान पर रामदास अठावले ने कहा कि मायावती की तज़हीक हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हमारी पार्टी से किसी ने तज़हीक की होती तो मैं उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देता। अठावले ने कहा कि मायावती दलितों की लीडर हैं, उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किए हैं। वहीं रामदास अठावले ने मायावती की तारीफ भी की। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर ने एक बयान में मायावती को कहा था कि मायावती न मर्द है न औरत। पर अगर ऐसी कोई टिप्पणी की होगी कि जो गलत टिप्पणी की होगी तो उससे हम सहमत नहीं है। जरूर मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, लेकिन मायावती के खिलाफ अगर कोई इनका अपमानजनक कोई शब्द किसी ने उच्चारा होगा तो उससे हम सहमत नहीं है। मायावती हमारी दलित समाज की स्ट्रांग लेडी है और एक्टिव लेडी है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली का जवाब रैली के जरिए देने का ऐलान किया है। 3 फरवरी को सीपीआईएम की भी रैली होगी। येचुरी ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी को लेकर जमहूरियत बचाने की बात कर रही हैं, लेकिन खुद ही बंगाल में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। येचुरी ने कहा कि इनकी पार्टी का मकसद बीजेपी के साथ साथ ममता को भी मगरबी बंगाल के इख्तिदार से बेदखल करना है। We'll give a reaction with our brigade rally on February 3rd. That will be our brigade. But you see, the rallies in brigade are meant to give a message to the people of Bengal. And you cannot say that to defeat the BJP in Delhi or in India in order to save democracy, and at the same time butcher democracy in Bengal. Now that is not acceptable. So our answer would be for defense of democracy. It is necessary to oust the BJP government from the center and the Trinamool government from. यूपी में एसपी बीएसपी इत्तेहाद और कोलकाता में अपोजिशन की मेगा रैली पर बीजेपी ने चार जानिब से तनकीदें शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने इसे मौका परस्ती और नाम निहाद इत्तेहाद से ताबीर किया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अपोजिशन मजबूत सरकार नहीं बल्कि मजबूर सरकार लाना चाहती है। दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो वो भारत है, और इसलिए एक मजबूत सरकार और उसके फायदे लोगों के सामने है। और कलकत्ता में कल जमे थे, उनका इरादा एक मजबूर सरकार हो। मायावती जी ने कहा भी कि एक मजबूर सरकार हमें चाहिए, यानी वो कुछ कर न पाए। देवेगौड़ा जैसी सरकार, चंद्रशेखर जैसी सरकार, इंद्र कुमार गुजराल जैसी सरकार। एक मजबूर सरकार होती है तो उसके पॉलिसीज भी, नीतियां भी, कार्यक्रम भी और प्रत्यक्ष काम भी अपने अपने स्वार्थों के लिए किए जा सकते हैं। देखा कि कल किस प्रकार से कलकत्ता के अंदर जो लोग कभी एक दूसरे के चेहरे को देखना नहीं चाहते थे वो इकट्ठा हुए थे। 2019 का चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। स्वाभाविक रूप से
जो रणनीति के अंतर्गत रणक्षेत्र सजना चाहिए वो एक तरह से 2019 के चुनाव के लिए सज चुका है। द आयरनी इज दैट इट्स अ बैटल बिटवीन कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी। एक तरफ कंफ्यूजन है और दूसरी तरफ क्लैरिटी है। द भारतीय जनता पार्टी हैज बोथ लीडरशिप एज वेल एज अचीवमेंट्स टू शोकेस, while the so-called opposition has nothing but constructed a dais of confusion from the rooftop of which they are shouting। जहां हमारे पास नेता और नीति दोनों है, वहीं तथाकथित विपक्ष के पास ना तो नेता है ना नीति है, केवल एक कंफ्यूजन का डायस बनाया हुआ है और उस कंफ्यूजन के डायस के ऊपर से अपने आप को वो जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं वो देश देख रही है। अदाकार प्रकाश राज इंतखाबी तशहीर में पूरे जोशो खरोश के साथ जुड़ गए हैं। इंतखाबी मंशूर के लिए वो जमीनी सतह पर लोगों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि साल के शुरू में ही प्रकाश राज ने बाज़ाब्ता सियासत में आने का ऐलान किया था। बेंगलुरु सेंट्रल से वो इंतखाब लड़ रहे हैं, आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। So we have this 8 assembly segments here in this MP constituency, Bangalore Central. So we have 8 teams with 8 autos, which branded on seeking people's manifesto. We are going to people and collecting the data and their aspirations and what they need to tell us. And I personally will be caressing the whole 8 assembly constituencies by going to the people, talking to them, trying to find out what they need. And probably after that, once we bring in, we will document it, and then the specialists of our team will sit and try to find out what could be the people's manifesto. Because when we say citizen in parliament, when we say citizens' voice in parliament, we need to address those voices, we need to address those issues, we need to think back that how certain issues have been not attended for so many years. So this is a way to reach out to people and to empower people to speak their heart out.